দেখো রেকর্ডিং মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। देखो हम लोग सिंगल एंट्री कर रहे थे, इसमें इलास्ट्रेशन 10 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू बाकी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन छोटा सा ही है, इसमें बोला है देखो, a firm sold 20% of the goods on cash basis and the balance on credit basis. Debtor are allowed 1.5 months credit and their balance as on 31st of March 2021 is 1,25,000. Assume that the sale is uniform throughout the year. कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल ऑफ द कंपनी। हम लोग को क्रेडिट सेल कितना है इस ऑर्गेनाइजेशन का और टोटल सेल्स कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये लोग 20% कैश बेसिस पे बेचते हैं, तो क्रेडिट बेसिस पे कितना बेचते होंगे? 80%। 80% क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं। डेटर को 1.5 मंथ का क्रेडिट जो है अलाउ किया गया है। 1.5 मंथ का क्रेडिट अलाउ करने का मतलब है कि अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसके 1.5 महीने बाद पैसा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब किसी को हम लोग जब से क्रेडिट में बेचते हैं तो उसे बोलते हैं भाई 1.5 महीने बाद पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट अलाउड, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है डेटर का बैलेंस ईयर एंड में दिख रहा है 1,25,000 और सारा सेल यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द ईयर। यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा कि मतलब हर मंथ में सेल अगर मान लो 10,000 है तो 10,000 करके ही चलेगा, ठीक है। हर मंथ में सेल 10,000 है तो 10,000, 12,000 है तो 12,000, मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है। अब 10 है कि 12 है वो मुझे भी नहीं पता, मतलब ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द क्रेडिट सेल, हमें क्रेडिट सेल निकालना है और टोटल सेल निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, कैसे करके ये छोटा सा क्वेश्चन प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड टोटल सेल्स। डेटर अलाउड क्रेडिट पीरियड फॉर 1.5 month एंड एज ऑन 31st March 2022 था शायद, हम एक बार देख लेते हैं। 21, अच्छा 21 डेटर इन बैलेंस शीट, क्योंकि ये डेटर का बैलेंस है तो डेटर बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 1,25,000। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर 1.5 मतलब 1.5 मंथ, 1.5 मंथ का अगर हम लोग बाकी रखते हैं तो मेरा डेटर का बैलेंस होता है 1,25,000। मतलब इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मानो कि 1.5 महीने बाद, तो जैसे अगर ये मार्च टू अप्रैल वाला है तो मान लो कि 1 अप्रैल 2020 और 31st March 2021, ठीक है। तो 1 अप्रैल में अगर कोई सेल हुआ उसका पैसा कब मिलेगा बताओ? 1.5 महीना बाद अगर, तो उसका पैसा कब मिलेगा? মে মাসের মাঝখানে। अप्रैल से मई 1 मंथ, 1.5 महीना मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, मई का 15, ठीक है। तो इसका मतलब 15 तारीख को ये सेल का पैसा मुझे रिसीव हो जाएगा कब? 15 मई को, ठीक है। अब इसके बाद अप्रैल के बाद जब अप्रैल के बाद मई में जब सेल होगा, ठीक है, तब उसका पैसा कब मिलेगा? जून के 15 तारीख को। बोलो, ये समझ में आ रहा है? जून के 15 तारीख को হ্যাঁ। ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे अप्रैल का पैसा मुझे मिल जाएगा मई के 15 को, ठीक है। जून का पैसा मुझे मिल जाएगा, सॉरी, मई का पैसा मुझे मिल जाएगा जून के 15 को, फिर जून का पैसा मिल जाएगा जुलाई के 15 को, ठीक है। फिर जुलाई का मिल जाएगा अगस्त के 15 को। जुलाई तक का पैसा क्लियर, ठीक है। अगस्त का मिल जाएगा सितंबर के 15 को, ठीक है। सितंबर का मिल जाएगा अक्टूबर के 15 को, फिर अक्टूबर का मिल जाएगा नवंबर के 15 को, फिर नवंबर का मिल जाएगा दिसंबर के 15 को, फिर दिसंबर का मिल जाएगा
जैन के 15 को, ठीक है। फिर जैन का मिलेगा फेब के 15, ठीक है, फेब का 15, ठीक है, जैन तक क्लियर हो गया। फेब का कब मिलेगा? मार्च के 15 तारीख को। तो मुझे बोलो फेब वाला पैसा मुझे मार्च के 15 तारीख को मिलेगा, तो क्या वो इस फाइनेंशियल ईयर का हुआ या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है? এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে। मार्चेर 15, है यही फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फेब का मिलेगा मार्च के 15 को, ठीक है, लेकिन मार्च का जो कि इस फाइनेंशियल ईयर का है, मार्च के एक तारीख को मान लो अगर कोई सेल हो रहा है तो वो कब मिलेगा? अप्रैल के 15 को, ठीक है, 15 अप्रैल को, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। मतलब हमारा सारा पैसा ही क्लियर होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक्सेप्ट मार्च का, है ना। तो मतलब हम बोल सकते हैं मार्च का जो सेल है उसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर वो मेरा एज ए डेटर 1,25,000 दिखेगा। मतलब 1.5 महीने का मेरा ये पैसा जो है बाकी दिख रहा है। क्या ये हम लोग बोल सकते हैं? 1.5 महीने सेल का पैसा। अब चाहे वो एक कस्टमर को करो, चाहे 2, 5, जितना भी कस्टमर को करो। ম্যাম এখানে যে 1,25,000 টাকা দিয়েছে, দিয়েছো না? 1,25,000 টাকা পাবে ডেটার তো। হ্যাঁ মানে ডেটার্সে যে 1,25,000 টাকাটা মানে আচ্ছা, দেয়া আছে, অ্যামাউন্টটা দিয়েছে, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ অ্যামাউন্টটা দেয়া আছে, ওটা তো মানে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে এক্সেপ্ট 1.5 মাস। মানে লাস্টের মাসে যে সেলটা হবে সেটা যখন 1.5 মাস পর পাবে, যেমন মার্চেরটাই ভাবো, মার্চেরটা তো তুমি পরের মাসের এপ্রিলে 15 তারিখে পাবে না, পরের মাস মানে ওটা অন্য ফাইন্যান্সিয়াল এর চলে যাচ্ছে, তার মানে এটা 1.5 মাসের ডেটারটা এটা আমার बैलेंस शीटे আমাকে দেখাতে হবে যে আমি এই টাকাটা হ্যাঁ পাইনি। ठीक है। হ্যাঁ तो ये 1.5 महीने का सेल है, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरा कितने महीने का सेल है? 1.5 महीने का। अब मुझे निकालना है कि टोटल सेल्स मतलब कितने मंथ का सेल? टोटल सेल्स मतलब तो पूरे फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ का होता है? 12 মাসের। तो फिर 12 मंथ्स का सेल निकालो। तो 12 मंथ्स का सेल कितना हो जाएगा? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 12 करने से आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 10 लाख, ठीक है। तो ये पूरे 12 मंथ्स का सेल हो गया, यानी पूरे 1 ईयर का सेल हो गया 10 लाख, ठीक है। तो फिर इसका मतलब मेरा टोटल सेल्स आ गया। अब क्रेडिट सेल कितना आएगा? क्रेडिट सेल कितना है टोटल सेल्स का? हम लोगों को बोला था 20% कैश सेल होता है, बाकी क्रेडिट सेल होता है। तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? ম্যাম 1,00,000, ये टोटल सेल है कि क्रेडिट सेल है, पहले ये बोलो। এটা তো 12 মাসে টোটাল সেল। नहीं, ये तो क्रेडिट सेल है ना, ये डेटर का क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो 12 महीने में कितना क्रेडिट सेल किया? 12 मंथ्स का ये क्या निकला? 10 लाख। क्रेडिट सेल्स। ये टोटल सेल्स नहीं निकला, ये 12 मंथ्स का क्या निकला फिर? क्रेडिट सेल, क्योंकि ये 1,25,000 क्रेडिट सेल है, तभी तो डेटर क्रिएट हो रहा है, तो क्रेडिट सेल से क्रेडिट सेल निकलेगा। तो 12 मंथ्स का ये क्रेडिट सेल हो गया, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा? ये कितना परसेंट है बोलो? ক্রেডিট ছিল, ক্রেডিট ছিল 20। तो ये 20% है, तो फिर मुझे कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 100%। तो फिर मुझे टोटल सेल्स पता चल जाएगा कितना हो रहा है। এটা না, এটা 20% ক্যাশ সেল ছিল বোধহয়, হ্যাঁ এটা 80% হবে, ক্যাশ ম্যাম সেল বলছি, 20%। ওখানে 1.5 মান্থসের জন্য তো 1,25,000 টাকা ওটা লিখেছেন। হ্যাঁ, তাহলে 12 তারপর মাসে কত ক্রেডিট সেল করেছে? 12 মাসে আবার 1,25,000 কে 1.5 দিয়ে ভাগ করলে। কি বলছো শুনতে পেলাম না, বলো আরেকবার। বলছি ওটা তো 1.5 মাসের জন্য 1,25,000 টাকা। হুম, তারপর তাহলে নিচে যখন 12 মাসের জন্য কতটা ক্রেডিট সেল ইন্টু 12 করলে? × 12। হ্যাঁ, তাহলে 10 লাখ টাকা 12 মাসের ক্রেডিট সেল। আমাকে তো টোটাল সেল আর কি বের করতে বলেছে? টোটাল সেল আর ক্রেডিট সেল, ক্রেডিট সেল আমার বেরিয়ে গেছে, টোটাল সেলস কিভাবে বের করব? ক্রেডিট সেল বলছে টোটাল সেলের কত পার্সেন্ট? 80। 20 যদি ক্যাশ হয় তাহলে 80 ক্রেডিট, তাহলে আমি বলতেই পারি 10 লাখ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 80%, দেন 100% ইকুয়াল টু কিतना?
वही तो हो जाएगा ना मेरा टोटल सेल्स। हाँ मैम। कितना आ रहा है बता। ये आना चाहिए, मतलब ये आ रहा है। कैलकुलेट कर लो और मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि समझ में आ गया कि नहीं। हाँ मैम, 12,50,000। देखो समझ में आया या कोई डाउट है? বুঝতে পেরেছি ম্যাম। ठीक है, सेकंड देखते हैं। मिस्टर ए। Mr. A runs a business of ready-made garments. He closes the books of accounts on 31st of March 2021 was as follows. एक सेकंड। रुको, एक चीज थोड़ा कंफर्म कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन अभी है कि हट गया। थोड़ा देख लेते, रुको। मैंने ये पुराना वाला पीडीएफ लिया है तो वो हम चेक करना चाहते हैं, नए वाले इसमें क्वेश्चन है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ मिस्टर ए वाला क्वेश्चन है, चलो ठीक है। तो ये अपना एक बिजनेस करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का। ही क्लोजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st मार्च। 31st मार्च को ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट इनका दिया हुआ है, तो इन्होंने बैलेंस शीट थोड़ा बहुत बनाया होगा, ठीक है। नॉर्मली ये लोग तो बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, जो भी हो इन्होंने बनाया है, तो हमें कैपिटल नहीं ढूंढना पड़ेगा, इतना समझ में आ रहा है। तो कैपिटल है, क्रेडिटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक। फिर बोल रहा है यू फर्निश विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें प्रिपेयर करने बोला है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 और बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस बोला होगा 1 से 5 तक, और यहाँ पर हमें बैंक के पासबुक का डेटा दिया हुआ है। बैंक के पासबुक का मतलब ये सारा ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट के हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग का जो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो थ्रू बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि पासबुक में जो भी एंट्री होगा बैंक टू समथिंग या समथिंग टू बैंक ऐसे करके, जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर, तो इसका एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक के पासबुक का है। पेमेंट ऑफ रेंट, तो रेंट का पेमेंट को हम लोग रेंट टू बैंक, इस तरीके से, मतलब सारा एंट्री बैंक से होगा। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, तो हो जाएगा बैंक टू कैश, ठीक है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31st मार्च 2022। तो स्टॉक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, क्रेडिटर फॉर गुड्स दिया हुआ है। तो ये देखो, ये कुछ एसेट्स है, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर फॉर गुड्स ये लाइबिलिटी है, ये हमारा बैलेंस शीट का डेटा है। ऑन द इवनिंग ऑफ 31st मार्च द कैशियर एब्सकॉन्डेड विथ अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। बोल रहा है कि जो कैशियर था वो पैसा चोरी करके भाग गया, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हम लोग अपना कैश अकाउंट बनाते हैं, बाई चांस अगर हमें बनाने का जरूरत पड़ा, तो हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना चोरी हो गया है, ठीक है। और जो चोरी हो गया उसका इम्पैक्ट हमारा कितने जगह पे आएगा पता है? एक तो जो चोरी हो गया वो मेरा लॉस बोल के आ जाएगा पीएल में, ठीक है। ये हमें दिखाना पड़ेगा, और उसका अकाउंट बनाएंगे तो पता चल जाएगा और क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है, तो हमारा टास्क जो है कंपैरिजन अगर करें तो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा कम ही होगा इसमें मेहनत, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करके बनेगा। पहले लिख लेते हैं फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। ट्रेडिंग पीएल
ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर क्या पुट होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, ठीक है, कैसे करके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। एकदम स्टार्टिंग में चले जाते हैं। सबसे पहले दिया है ए का कैपिटल, तो ये कैपिटल बैलेंस शीट में जो दिया है, ये कैपिटल कहाँ जाना चाहिए? ये कैपिटल हम लोग का, जो हम लोग नया वाला बैलेंस शीट बना रहे वहां पर ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एज कैपिटल 4,04,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का ये ओपनिंग हो गया, और हम लोग को क्रेडिटर का क्लोजिंग भी दिया हुआ है, जिसमें देखो चेंजेस है। ये 1,46,000 और यहाँ पर दिख रहा है कि क्रेडिटर 82। और हम लोगों ने क्रेडिटर पे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस भी देखा था, तो हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला वर्किंग नोट हम क्रेडिटर का बना लेते, क्योंकि क्रेडिटर के बैलेंस पे चेंजेस है, तो कुछ भी अगर बैलेंस वैलेंस आया तो हम लोग वो चेक कर लेंगे कि क्या मतलब आंसर आ रहा है, क्योंकि सिंगल एंट्री में तो हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि क्या आ रहा है। तो बाई बैलेंस बीडी, हमें हर एक ट्रांजैक्शन बताएगा, इसका कोई मतलब नहीं, हमें खुद समझना पड़ेगा कि क्या लिखना चाहिए। तो पहले यहां से लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर का ओपनिंग है 82,000। अच्छा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसका एंट्री दो जगह पे होता है। तो क्रेडिटर का 82,000 ये एक बार यहाँ पर लिख लिया, और ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, ये लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट से लिया गया था, तो ये एक ही जगह पे पोस्ट होगा जो वर्किंग नोट पे चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नीचे जब आएंगे तो क्लोजिंग का देख के लिख लेंगे। लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। फर्नीचर 40,000 है, फर्नीचर में भी चेंजेस था कि नहीं मुझे नहीं पता, बट बना लेते हैं अकाउंट। ठीक है, देखना पड़ेगा अगर कुछ फर्नीचर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो। फर्नीचर है मेरा 40,000। स्टॉक 2,80,000, मैंने बोला स्टॉक का कभी अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिख देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक 2,80,000, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक ही बार आएगा, क्योंकि ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बैलेंस शीट से ले रहा है। जैसे कैपिटल न्यू वाले बैलेंस शीट में आ गया, क्रेडिटर वर्किंग नोट में आ गया, फर्नीचर वर्किंग नोट में आ गया, स्टॉक मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। फिर डेटर, डेटर का भी अकाउंट बना लेते हैं 1,00,000। ठीक है, ओपनिंग, अगर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा, छोटा होगा तो छोटा ही रह जाएगा। डेटर, डेटर यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक अलग अलग है, तो अलग अलग बना लेते हैं। कैश एट बैंक, ठीक है। तो अगर देखोगे तो बैलेंस शीट को पूरा मैंने अपने इस मतलब क्वेश्चंस के लिए यूज कर लिया। ठीक है, कि जो चीज जहां जाना चाहिए। इसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दो जगह पे जाएगा। सबसे पहले बोला ही सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 2022 वेयर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% सेल वाज कैश सेल। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 5,00,000। ठीक है, हम लोग का अकाउंट बनेगा 22 का, 2021 को सेल 5,00,000 था, तो बोला है यहाँ पर पढ़ के देखो कि इनका जो सेल्स है 22 में वो कितना होगा, 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो 22 का प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2021। ठीक है, और 22 मतलब 21-22, तो 21-22 में जो सेल्स होगा वो 20% ज्यादा होगा प्रीवियस ईयर के सेल से। तो बोलो प्रीवियस ईयर का सेल कितना दिया हुआ है, 5,00,000, तो इस साल का सेल कितना होगा? আগের বারে 5,00,000 আছে, এবারে 20% বেশি, তাহলে বলো কত হবে? তো 5,00,000-এ 5,00,000 ইন্টু 20/100। হ্যাঁ, কত হচ্ছে ওটাই। করছি ম্যাম।
5 लाख पहले था और अभी और मैम 20% 6 lakhs ज्यादा। टोटल है, टोटल 6 lakhs। हाँ 6 लाख होगा। 6 लाख रुपीज का सेल होगा। अच्छा ये तो हम लोगों ने निकाल लिया इनका टोटल सेल्स, और इसमें बाइफर्केशन भी बोल दिया है कि 20% कैश सेल, तो फिर क्रेडिट सेल कितना, 80%, तो निकालो। 20% कैश सेल और 80% क्रेडिट सेल, 20% मतलब कितना हो जाएगा, मैम ये वन 6 लाख लैख के, हाँ 6 लाख के 20% হচ্ছে 1,20,000। और 4,80,000, ठीक है। আর ওটা ক্রেডিট হবে। हाँ ये क्रेडिट सेल निकल के आ गया। अच्छा फिर ये लिख लिया, ये तो इन्फॉर्मेशन था, ये निकाल लिया। अब इसका लिख, इसको पोस्ट मतलब कौन से अकाउंट में इसको लिखा जाता है, तो सेल जो है वो ट्रेडिंग में चला जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाई सेल्स बोल के 6 लाख। हम लोग अलग अलग भी लिख सकते कैश क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास बाइफर्केशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई सेल्स कैश और क्रेडिट। तो कैश है 1,20,000 और क्रेडिट है 4,80,000। अच्छा फिर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख लिया सेल्स का, ठीक है। अब बोला है कि पेमेंट फॉर ऑल द परचेज वेर मेड बाय चेक ओनली, तो परचेज का जो भी पेमेंट होता है वो हम लोग चेक में करते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बता दिया, मतलब हम लोग परचेज जब करेंगे तो परचेज टू कैश नहीं, ऑलवेज लिखेंगे परचेज टू बैंक, ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये इन्होंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, भले ही एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिया, बट ये इंफॉर्मेशन है। तो इसको यूज करेंगे अगर मुझे पेमेंट का डेटा मिलता है, या हम बैलेंसिंग फिगर करके पेमेंट निकालते हैं। गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, लेकिन सेल जो होता है वो कैश में भी होता है क्रेडिट में भी होता है। क्रेडिट कस्टमर पेड बाय चेक ओनली, जो क्रेडिट कस्टमर है उनको वो चेक में पे करते हैं, मतलब सीधा बात है, क्रेडिटर को भी चेक में पे करते हैं, डेटर से भी पैसा हम लोग चेक में लेते हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन है। और लेकिन और यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों तरीके का सेल होता है, वो तो हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है कि कैश क्रेडिट दोनों तरीके का सेल हो रहा है, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10% है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर जो है 40,000, इस पे 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा 4,000। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाके पुट होगा, ये पीएल में पुट हो जाएगा। टू डेप्रिसिएशन 4,000। और बैलेंस शीट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर पहले था 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 4,000। और आगे कोई अगर फर्नीचर पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो बैलेंस जो है वो इस बार का फर्नीचर का बैलेंस पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 2,000 टू द क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 एंड पर्सनल एक्सपेंसेस 500। तो मिस्टर ए बैंक में पैसा भेज देते हैं ये सारे खर्चे पे करने के बाद। तो ये सब खर्चा कैसे पे होगा, फिर सैलरी टू कैश हो जाएगा, क्लर्क को जो देते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश, पर्सनल एक्सपेंसेस वाला ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कैश में लिखेंगे यहाँ पर बाई सैलरी। तो सैलरी कितना देते हैं, मंथली देते हैं 2,000, तो 2,000 इंटू 12। अच्छा फिर इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 इंटू 12। 1,200 इंटू 12, 12 और 12 144 होता है, मतलब 14,400 बाई ड्राइंग्स। 500 इंटू 12।
6,000। अब ये दो जगह पे पोस्ट होगा क्योंकि ये सब जो है हम लोग का एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। टू सैलरी 24,000, क्योंकि ये सब में कोई एडिशनल इंफॉर्म मतलब इसके ऊपर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400 और ड्राइंग्स कैपिटल से लेस हो जाए। सिक्स थाउजेंड। अच्छा, ये दो जगह पे पुट हो गया। डेप्रिसिएशन भी देखो दो जगह पे पुट हो गया, बैलेंस शीट में, पीएल में, ठीक है। और ये तो इन्फॉर्मेशन था, ये ऊपर का दो, ठीक है। और सेल्स जो है ये हम लोगों ने इसको भी दो जगह पुट करना चाहिए था। तो एक बार तो सेल्स मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग में पुट कर दिया, और कैश सेल को हम कैश अकाउंट में कैश टू सेल्स बोल के लिख देंगे। कैश अकाउंट में कैश टू सेल्स बोल के लिख देंगे 1,20,000। और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर टू सेल्स बोल के लिख देंगे। ये भी दो जगह पे जाना चाहिए, 4,80,000। तो सारा चीज दो जगह पे आ चुका है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर टू बैंक बाय क्रेडिटर। 3 लाख। 3 लाख क्रेडिटर टू बैंक, ये भी दो जगह पे आ गया। अच्छा, फिर बोला है पेमेंट ऑफ रेंट, तो रेंट का पेमेंट 16,000, तो ये भी बैंक अकाउंट में आएगा बाय रेंट 16,000, तो रेंट पीएल में चला जाएगा। टू रेंट 16,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो फिर बैंक टू कैश होगा बाय बैंक टू कैश 80,000। 80,000। ये भी दो जगह पे आ गया। अच्छा, फिर स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है 1,60,000, ये भी दो जगह पे आएगा। एक तो ट्रेडिंग में आएगा 1,60,000। डेटर 1,20,000, डेटर का क्लोजिंग। एक तो यहाँ आएगा, एक डेटर यहाँ आएगा। दो जगह पे आ गया डेटर। क्रेडिटर 1,46,000, एक तो इधर आएगा। बोला है कि कैशियर पैसा लेके भाग गया है बस, और हमें इंफॉर्मेशन सी बोला है, तो कैशियर कितना पैसा लेके भागा है वो कैश अकाउंट क्लोज करने से पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर अकाउंट में मेरा ये क्लोज करने से आ जाएगा 4,46,000। 4,46,000 माइनस 82,000, 3,64,000। ये आ जाएगा बाई परचेज, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक
क्रेडिट परचेज का मेन एंट्री नहीं दिया है, मतलब यही मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, परचेज टू क्रेडिटर। मतलब हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया 3,64,000, तो ये परचेज अकाउंट यहाँ पर जो है परचेज का डेटा आ जाएगा, टू परचेज क्रेडिट 3,64,000। बाकी सारे इंफॉर्मेशन पुट हो गए, जो बैलेंस निकाला वो भी पुट कर दिया। फर्नीचर यहाँ पर बाई बैलेंस CD 4,000 डिप्रिसिएशन लगने के बाद ये 36,000 हो जाएगा, तो ये हो गया 40,000 और ये हो गया 40,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पर मैंने लिख दिया था और ये वाला मेरा पुट होके 36,000 आ जाएगा। डेटर, डेटर का देखते हैं, डेटर का यहाँ पर 5,80,000, 4,60,000 बैलेंस आ रहा है। तो डेटर का मेन एंट्री डेटर टू सेल्स, फिर पैसा मिलने से बाई कैश या बैंक, तो बाई बैंक ही होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन बता दिया कि हम लोग डेटर से जब पैसा रिसीव करते हैं तो चेक में लेते हैं। तो बैंक एंट्री हो गया बैंक टू डेटर, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू डेटर, बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू डेटर 4,60,000। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अच्छा, और सेल्स तो क्रेडिट सेल 4,80,000 कैसे लिए, दोनों हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड में जो बैलेंस आएगा वही कैशियर चोरी करके लेके गया है, ये देखेंगे। तो 1,48,000 कैश अवेलेबल था, उसमें से खर्चा कितना हुआ है, सैलरी का 24,000, 14,400 ऑफिस एक्सपेंसेस का, 6,000 ड्रॉइंग्स का और 80,000 डिपॉजिट का, तो 1,48,000, 23,600 बाई लॉस बाई थेफ्ट। चोरी हुआ है, इसका मतलब 23,600 कहीं यूज नहीं हुआ बट दिख नहीं रहा है, क्योंकि बोल दिया कि जो कैश बैलेंस पड़ा हुआ था वो कैशियर लेके भाग गया, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो सब उससे ये सारे खर्चे पे कर दिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला। और 80,000 बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया गया, फिर भी 23,600 का और बैलेंस होना चाहिए, तो वही चोरी किया है कैशियर ने, और ये कहाँ पर चला जाएगा, PL में, टू लॉस फॉर थेफ्ट। चोरी होने की वजह से लॉस हुआ है 23,600 का। अच्छा, अब कैश एट बैंक को क्लोज करेंगे, तो हमें बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 38,000 प्लस 80,000 प्लस 4,60,000, 5,78,000 माइनस 3,16,000। 2,62,000 आ रहा है, 2,62,000 ये हो गया मेरा कैश का बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। ये पुट होना चाहिए बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक बोल के 2,62,000। कैश कैश इन हैंड नहीं आएगा क्योंकि पैसा जो था वो चोरी हो गया है। ठीक है, तो अब ये टोटल करके देखेंगे, पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, GP निकालेंगे, तो ये हो गया 7,60,000, 7,60,000, और ये परचेज में कैश वैश नहीं आया तो इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं, 3,64,000। 2,80,000 प्लस 3,64,000 माइनस 7,60,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट, 1,16,000।
तो ये 16 और 420, 20 और 24, 44,000 माइनस 14,400 माइनस 23,600, 34,000। ठीक है, तो ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट, 34,000। यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, 34,000। तो 34,000 प्लस 4,04,000 माइनस 6,000, 4,32,000 प्लस 1,46,000, 5,78,000। तो इधर देख लेते हैं, माइनस 36,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,60,000 माइनस 2,62, मतलब मैच हो गया है। तो इधर भी मेरा आंसर आ जाएगा 5,78,000। आसान था, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट आसान है। ये वाला हो गया। थर्ड नंबर पे यहाँ पर भी हमें ट्रेडिंग पीएल बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो देखते हैं थर्ड नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बोला है राम कैरिड ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट, ही हैज नॉट मेंटेन रेगुलर अकाउंट, मतलब इसीलिए सिंगल एंट्री रेगुलर अकाउंट नहीं मेंटेन करते। हाउएवर ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 इन कैश एंड डिपोजिटेड द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट। बोल रहा है कि ये ऑलवेज 10,000 रुपए कैश मेंटेन करते हैं और उसको डिपॉजिट कर देते हैं। नहीं, मतलब 10,000 रुपए अपने पास हमेशा रखते हैं कैश के तौर पे, और बाकी पैसा जो बिजनेस का होता है वो बैंक में डाल देते हैं, ये बोला है। 10,000 कैश मेंटेन एंड डिपॉजिट द बैलेंस इनटू द बैंक, और जो बच जाएगा वो बैंक में दे देते हैं। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हम जो भी बेचते हैं उसमें मेरा प्रॉफिट जो है वो होता है सेल के ऊपर 25%। हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है कैश इन हैंड का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में सेम है, तो इसका अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं। क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंजेस है। कैश एट बैंक का भी चेंजेस है, तो इसका भी अकाउंट ओपन करेंगे। सन्ड्री डेटर भी करेंगे। स्टॉक, तो देखो यहाँ पर बैलेंस निकालना पड़ेगा, बिना अकाउंट ओपन किए भी ये निकल जाएगा। राम का कैपिटल ओपनिंग का दिया हुआ है, क्लोजिंग का कैसे निकलेगा, वो तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो निकल जाएगा। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जरूरत नहीं, कैपिटल दिया हुआ है तो इसमें प्रॉफिट वगैरह ड्रॉइंग्स कुछ भी हुआ वो सब एडजस्ट होके हमें क्लोजिंग वाला मिल जाएगा। तो वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है क्रेडिटर का बनेगा, कैश एट बैंक का बनेगा, सन्ड्री डेटर का बनेगा, बस ये बनाने से ही हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक, बैंक पासबुक में बोला है पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, लोन टेकन, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये सब ट्रांजैक्शंस हुआ है बैंक पासबुक से। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, मतलब एंट्री बाई बैंक टू बैंक के हिसाब से होगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगा मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो उसके हिसाब से। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश एंड सैलरी 40,000 इन कैश। तो कैश में क्या क्या खर्चा हुआ है, क्रेडिटर को 20,000 पे किया है, सैलरी 40,000, और पैसा विदड्रॉन किया है 80,000 पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल, उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं डाला है, ये हमें बोल रहा है। सरप्लस कैश इफ एनी, अगर हमारे कैश अकाउंट में किसी तरीके का सरप्लस एक्स्ट्रा कैश बच जाता है तो उसे हमें क्या बोलना है, कैश सेल मानना है उसे। ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, बोल रहा है कि सारे परचेज हम लोगों ने क्रेडिट किया है, मतलब क्रेडिट परचेज है, हमारा कोई कैश परचेज है नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए हमें जो है वर्किंग नोट में बैलेंसिंग फिगर्स को लिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ राम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2022। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। जो भी वर्किंग नोट जरूरत होगा इधर हम लोग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक एक देखते, कैश इन हैंड तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही दिया हुआ है, तो क्लोजिंग वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में कैश इन हैंड बोल के 10,000, क्योंकि वैसे भी बोला था ये हमेशा अपने पास कैश बैलेंस 10,000 रखता है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया होता, मतलब ये डेटा अगर हमें मिसिंग रहता, तो ये लाइन पढ़ के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इनका ओपनिंग कैश जो है, पिछले साल का भी कैश इन हैंड 10,000 है, इस साल भी 10,000 होगा, आगे भी 10,000 होगा, क्योंकि ये बिजनेस का रूल्स बना रखे हैं कि 10,000 रुपए हम हाथ में रखेंगे और बाकी अमाउंट जो है बैंक में डाल देंगे। ठीक है, अब इसका अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि दोनों सेम बैलेंस है, तो अकाउंट बनाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कैश इन हैंड वाला जो कैश है उसमें ना तो कुछ ऐड होगा ना तो कुछ लेस होगा, क्योंकि उनको 10,000 बैलेंस मेंटेन करना है। क्रेडिटर का बना लेते हैं 40,000 90,000। तो क्रेडिटर जो 90,000 है वो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसीलिए नहीं बना रहे क्योंकि मेरे पास क्रेडिट जो है कैपिटल अवेलेबल है, इसीलिए हम उसे नहीं बनाएंगे। अगर कैपिटल नहीं होता तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता। तो क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, 40,000 90,000। अच्छा, क्रेडिटर के बाद है कैश एट बैंक, 50,000 और 80,000, ये बनेगा क्योंकि इसमें बैलेंसेस चेंज है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिटर के बाद कैश एट बैंक। तो बैंक बैलेंस डेबिट है तो एसेट है, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा। ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है, और क्लोजिंग एसेट है तो क्लोजिंग एसेट इधर होता है, अब इधर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जब मेरा ये लाइबिलिटी है तो ये इधर आ गया क्योंकि नेगेटिव बैलेंस था। ठीक है, तो 80,000 50,000 80,000, और ये क्लोजिंग वाला कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कैश एट बैंक 80,000। क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बना रहे तो इसको पुट करने का मुझे और कुछ सोचने का जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, सन्ड्री डेटर 1 लाख और 3,50,000 ये बना लेते हैं। वन लाख और 3,50,000। 1 लाख को तो कहीं देने का जरूरत नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बना रहे, 3,50,000 को लिख देते हैं क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। स्टॉक ओपनिंग है 2,80,000, क्लोजिंग हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क हम दे के रख रहे हैं, तो यहाँ भी मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। ये जस्ट लिख के रख रहे हैं अपने समझने के लिए, हम हटा के इसमें डेटा ही लिखेंगे। राम्स कैपिटल लिख लिया, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, वो तो एडजस्ट होते हुए निकल जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, बैंक पासबुक से मिला है तो क्रेडिटर टू बैंक, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक में लिखेंगे बाई क्रेडिटर। 7 लाख, तो दो जगह पे पोस्ट हो गया।
क्योंकि एंट्री डेबिट टू क्रेडिट समथिंग होता है, तो फिर समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, तो फिर मेरा दो जगह पे पोस्ट होना चाहिए, हो गया। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, तो बिजनेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अब देखो यहाँ पर बोला है कि पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस टू बैंक, ठीक है, तो बैंक में लिखेंगे बाय बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000, और बिजनेस एक्सपेंस कहाँ लिखना पड़ेगा, पीएल में, अदर एक्सपेंसेस है ना, तो ये पीएल में चला जाएगा, टू बिजनेस एक्सपेंस। $1,20,000, ये भी दो जगह पे चला गया। फिर इसके बाद है देखो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा, तो ये भी बैंक पासबुक से इंफॉर्मेशन, तो बैंक टू डेटर हो जाएगा, तो डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक, और बैंक में लिखेंगे टू डेटर। $7,50,000, तो ये भी दो जगह पे पुट हो गए। अच्छा, फिर लोन 1 लाख टेकन ऑन 1/10/21, तो 1 अक्टूबर में लोन लिया है, लोन लेने का एंट्री बैंक टू लोन, तो बैंक में हो जाएगा टू लोन 1 लाख, और ये लोन बैलेंस शीट में आएगा, ये 1 लाख का अमाउंट लाइबिलिटी साइड में, लोन 1 लाख। अब लोन का इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमें बताया, कब लोन लिया गया है वो भी बताया, तो 10% पर एनम करके अक्टूबर को लोन लिया, तो अक्टूबर से मार्च, क्योंकि मार्च में ईयर एंड हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट दिया है कि नहीं इसका देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, नीचे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पूरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रखा है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और एक हमारा पीएल में चला जाएगा यहाँ पर, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसका अमाउंट कितना होगा, इसका हम वर्किंग नोट नहीं बना रहे यहाँ, जो है चलो बना देते हैं यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन, 1 लाख का लोन है, इसमें 10% इंटू 6/12, 1 लाখের 10% মানে 10,000। হ্যাঁ, আর 6 মাসের মানে 5,000, 6 মানে মান্থস, 15,000। না 5,000ই তো হয়, হ্যাঁ, পাঁচ দশ হাজার হাজার পাঁচ তো হাজার পুরো বছরে, হ্যাঁ, 5,000, হ্যাঁ, টোটাল 5,000। 5,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे 5,000, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर, अच्छा, फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक टू कैश 1 लाख, बैंक टू कैश 1 लाख, कैश में हो जाएगा बाई बैंक। अच्छा, कैश अकाउंट तो बनाया नहीं है, छोड़ो, ठीक है, कैश अकाउंट बनाया नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगा ये सोच के, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि वही बैलेंस तो 10,000 ही आएगा। हाँ, बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरप्लस कैश अगर निकल के आता है उसे कैश सेल मानना है, तो कैश सेल तो मुझे नहीं पता ना कितना है, तो कैश सेल हो सकता है, तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। बाकी देखो 10,000 दोनों साइड था, तो बनाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन ये नीचे का इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना कि कैश अकाउंट में अगर कुछ बच गया, ठीक है, तो वो मानना है कैश सेल, तो चेक करना पड़ेगा कि कुछ बच रहा है कि नहीं, तो कैश का क्या एंट्री हुआ है, तो मुझे लगता है अभी तक यही एक पहला एंट्री हुआ है कैश का, बैंक टू कैश, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे बाई बैंक, बाई बैंक बोल के 1 लाख, और कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देते हैं 10,000 करके है, ठीक है, बोला है ना 10,000 मेंटेन होगा, और लिखा हुआ भी है उनके तरफ से कि 10,000, नहीं भी लिखा हुआ है हमें पता है 10,000 करके होना चाहिए, वैसे लिख के दिया है 10,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्या बोला, ही इन्फॉर्म्स यू दैट पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश, क्रेडिटर को 20,000 कैश में पे किया, तो क्रेडिटर टू जो हो जाएगा कैश, तो बाई क्रेडिटर, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह खाली है थोड़ा, बाई क्रेडिटर हो जाएगा 20,000, और क्रेडिटर में लिखेंगे टू कैश 20,000,
दो जगह पे पोस्ट हो गया, ठीक है। फिर बोला है सैलरी 40,000 इन कैश, तो सैलरी हो जाएगा बाई सैलरी 40,000, और ये कहाँ चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट तो हम लोगों ने बनाया नहीं। अगर बनाते तो फिर सैलरी अकाउंट में लिख देते टू कैश, फिर वो क्लोज सैलरी अकाउंट में बाई पीएल बोल के ही होता, तो ओवरऑल तो पीएल में ही आने वाला है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि पीएल में क्लोज होता है। तो यहाँ पर हम लोग का 40,000 लिख देंगे। फिर जो है ड्रॉइंग्स है 80,000 इन कैश, कैश ड्रॉइंग्स है तो ड्रॉइंग्स टू कैश, तो बाई ड्रॉइंग्स 80,000, यहाँ पर कैपिटल से लेस हो जाएगा। दो जगह पे ये भी चला गया। अच्छा, फिर इसके बाद बस और कुछ नहीं, अब सभी चीजों को क्लोज करते जाना है। और हमें ये बताना है कि अगर देखना है कि कैश अकाउंट में कुछ सरप्लस हुआ तो वो कैश सेल माना जाएगा, और ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट को भी हम लोग पहले क्लोज कर सकते हैं, ताकि हमें सेल्स पता चल जाए तो हम लोग उसको ट्रेडिंग में लिख दे। तो पहले चलो इसी को क्लोज कर लेते हैं। तो ये 1 लाख, और ये 80,000 और 20,000, 1 लाख मतलब 2 लाख 50 आ रहा है। ये 2 लाख 50 से 10 माइनस हो जाएगा तो 2 लाख 40,000 आ जाएगा। तो सरप्लस आया कैश अकाउंट में, इसे मुझे कैश सेल मानना है। कैश सेल का एंट्री होता है कैश टू सेल्स, ठीक है। तो ये मेरा कैश सेल का एंट्री हो गया, और ये वाला मेरा बाई सेल्स बोल के ट्रेडिंग में चला जाएगा। ম্যাম 2,30,000 আসছে না? না, আমার তো 2 লাখ 40 এলো। 2 লাখ 50 আসছে, তো টোটাল করলে দেখ 20, 1, 4, 40 আর 80। 80 আর 20 তো 1 লাখ হচ্ছে, আর আগে একটা 1 লাখ, 1 লাখ, 1 লাখ, 2 লাখ, 2 লাখ, আর এদিকে 50। ম্যাম 40 আর 60 হচ্ছে 1 লাখ, আর ওদিকে 1 লাখ, 2 লাখ ওটা ওপরে। 60। হ্যাঁ, না না, এটা সা- 80। ও ম্যাম, ওটাই আমি 80 মানে আর 20, 80 আর 20 হ্যাঁ এক হ্যাঁ, লাখ এবারে ঠিক করেছে। আছে ম্যাম, এবারে ঠিক আছে ম্যাম। ম্যাম হ্যাঁ, ওটা ওটা মানে দেখে 60-এর মতো দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब बाकी क्या क्लोज करेंगे, एक एक करके क्लोज करते हैं, कोई सा भी क्लोज कर सकते हैं। सेल्स लिख दिया, चलो अब स्टार्टिंग से ही करते हैं एक के बाद एक। जैसे कि मेरा पहला मैंने क्रेडिटर लिख रखा है, तो क्रेडिटर को बना लेते हैं। तो क्रेडिटर का यहाँ पर 90 और 20, तो 90 और 10 1 लाख होगा, तो इधर 1,10,000। 10 बचा, तो ये हो जाएगा 7 लाख और 8 लाख, 8 लाख 10 हजार हो रहा है। हाँ 8 लाख 10 हजार और 40 हजार, तो 8 लाख से 40 हजार माइनस करने से 7 लाख 60 हजार होता है, क्योंकि 10 हजार और माइनस हो रहा है, तो 7 लाख 7 लाख सत्तर 60 हजार हजार, 70,000। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर का मेन एंट्री क्या होता है, बाई साइड आएगा तो बाई होगा, ये तो कंफर्म है। एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर का मेन एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये बैलेंस मेरा परचेज का निकल के आ रहा है। तो परचेज को कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग में लिखना है। 7,70,000, तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज 7,70,000। और ये कौन सा परचेज आया, क्रेडिट परचेज। देखो हम लोग को एक बात बता भी रखा था कि जितना भी परचेज होगा, कहीं बताया था। अच्छा, इसमें हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं, यहाँ नहीं बताया था कि जितना भी परचेज है क्रेडिट परचेज होगा, ऐसा नहीं बोला था। चलो, हमारा क्रेडिट परचेज निकल के आया, कैश परचेज तो निकला नहीं है, तो फिर यही टोटल परचेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, क्रेडिटर क्लोज हो गया। कैश एट बैंक को क्लोज करेंगे, तो कैश एट बैंक में देखते हैं, बैलेंस बैलेंस तो सब दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से कुछ बैलेंस आएगा नहीं टोटल। मतलब हम ये कहना चाह रहे, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, हम लोगों ने सारा खर्चा लिख लिया, तो दोनों साइड मेरा मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैंक का और कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमें बैंक में हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है डेटर से मिला, हम लोगों ने कैश खुद डिपॉजिट किया, लोन लिया, तो लोन का 1 लाख, खुद पैसा डिपॉजिट किया 1 लाख, तो 2 लाख हमारे अकाउंट में डेटर से मिला 7.5 लाख, मतलब 9,50,000 हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा एक नेगेटिव बैलेंस भी था 50,000, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेरे पास 9 लाख रुपया है, ठीक है। और मैंने खर्चा किया है 7 लाख 8,20,000, तो 9 लाख में से 8,20,000 मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरे पास कितना पड़ा हुआ होना चाहिए, 80,000।
तो वही है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों साइड टोटल करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको कहीं लिखना भी नहीं, ये सारे चीज हम लोग लिख चुके हैं। ये तो ये अकाउंट अगर नहीं भी बनाते तो भी चलता। देखो इसमें हमारा बैलेंस भले ही इधर उधर है, लेकिन अगर ये अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन वो पता कैसे चलेगा जब तक नहीं बनाओगे? जैसे कि लग रहा था कि कैश अकाउंट नहीं भी बनाएंगे चलेगा, 10-10 हजार है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि नहीं, कैश अकाउंट बनाओ, क्योंकि सरप्लस कैश इफ एनी, तो फिर वो तो चेक करना पड़ेगा। तो जो कैश इन हैंड है वो बनाना जरूरी था, ठीक है। और एट बैंक अभी देख के लग रहा है कि नेसेसरी नहीं है, बट तब तो नहीं पता चल रहा था, बना लिया बना लिया, कोई बात नहीं। डेटर का देखते हैं। डेटर का यहाँ पर 7.5 लाख और 3.5 लाख, 7 और 3 10 लाख होता है, 50-50 1 लाख, तो ये हो गया 11 लाख, ठीक है। 11 लाख से अगर हम लोग 1 लाख माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब ये अगर मेरा टू साइड है तो टू से एंट्री होगा, लेकिन होगा क्या, जैसे कि सेल्स का मेन एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, जो कि मिसिंग है, तो इसका मतलब ये मेरा क्रेडिट सेल का एंट्री हो गया, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल लिख देंगे। तो ये सेल्स मैंने जो 2,40,000 लिखा था ये शायद कैश था, ठीक है। देख लेते हैं, क्रेडिट सेल मेरा आया 10 लाख। 3 लाख। हाँ, और ये कैश ही था, ये कंफर्म कर लेते, कहाँ से पता चलेगा? ये देखो अभी हम लोगों ने ये सरप्लस निकाला ना यहाँ पर, ये रहा 2,40,000, तो ये कैश सेल था। मतलब सेल इनका दो तरीके का होता है, कैश भी होता है, क्रेडिट भी होता है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा। 10 लाख और 2,40,000 मतलब 12,40,000, ये मेरा सेल हो गया। अच्छा, अब हम लोग को एक इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जो भी प्रॉफिट कमाते हैं अपने सेल के ऊपर 25% कमाते हैं, तो मेरा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? जो सेल वैल्यू है इसके ऊपर 25%, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सेल वैल्यू पे 25% प्रॉफिट कमाते हैं। 25% मतलब 1/4 होता है, बाकी कैलकुलेटर पे करके देख लेंगे 25% कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा। 3,10,000। तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके। तो ये हो जाएगा 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख, 12 लाख, और ये हो गया 7 और 1 80, 80,000, 80,000, 1,60,000, 12 लाख और 1 लाख, 13,60,000। 13,60,000 माइनस 12,40,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। तो ये 1,20,000 आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, तो 13,60,000। अब ये ब्रॉट डाउन करेंगे बाई जीपी, 3,10,000। अच्छा, 3,10,000, 3,10,000 नेट प्रॉफिट। तो 40,000 और 20,000, 60, 1,60,5,000 माइनस होगा। 3,10,000 से 1,65,000 माइनस होगा, तो 1,45,000 है, 1,45,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट 1,45,000। अच्छा, कैपिटल शायद मैंने नोट डाउन नहीं किया, कर लेते हैं। ओपनिंग 3 लाख, ठीक है, ये दिया हुआ है बट हम करना भूल गए। तो 3 लाख प्लस 1,45,000, 4,45,000 माइनस 80,000, 4,45,000 माइनस 80,000, तो ये हो जाएगा 3,65,000। 3,65,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000, 4,65,000। 5,60,000 आ रहा है। हम्म। अच्छा, इधर देख लेते हैं। अच्छा, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा नहीं है, यहाँ से लिख लेते हैं, बैलेंस करके निकाला ना, 1,20,000। 1,20,000, तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख और 1 लाख, 4,70,000, 80, 4,80,000, 4,80,000, और ये हो जाएगा 5,60,000। 5,60,000 आ जा रहा है। ये भी आसान था क्वेश्चन, देखने में बड़ा है बट इलास्ट्रेशंस वाले क्वेश्चन से आसान है। तो वर्किंग नोट मेरा सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बन गया। और लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद एमसीक्यू है, कंप्लीट हो जाए। 4th नंबर वाला, यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है?
बोला है कि लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर ही मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शन एंड आल्सो इज एबल टू गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है तो। क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ लकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। सब बैलेंस शीट भी बनेगा। बैलेंस शीट के लिए कितना जगह रखें? ज्यादा जगह नहीं चाहिएगा, ये भी छोटा ही है क्वेश्चन, ये ट्रेडिंग पीएल थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st, देख लेते हैं क्या दिया है। फाइनल अकाउंट मतलब ये ईयर जो है 2022, मतलब 30, ये जैन टू दिसंबर वाला है, तो 31st December 2022 होगा। वहां भी फिर दिसंबर करना पड़ेगा, शायद मैंने उसमें मार्च लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पर डेटर दिया है, डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक डेटर अकाउंट जरूर बनाएंगे। क्रेडिटर भी बनाना चाहिए, बस स्टॉक नहीं बनाएंगे। तो पहले वर्किंग नोट का देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, एक डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर भी बनाएंगे क्योंकि मिसिंग है क्रेडिटर। $1,02,500। क्रेडिटर का क्लोजिंग दिया हुआ है 46, तो इधर आएगा। अच्छा, अब ये सारा चीज दो जगह पे बैठना चाहिए, तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में बैठेगा 46,000। अच्छा, ये क्रेडिटर का क्लोजिंग इधर होगा ना, गलत लिखती हूँ, लाइबिलिटी है तो। और ये डेटर ओपनिंग वाला है, तो ये डेटर का ओपनिंग हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, क्या इसमें कैपिटल अवेलेबल है? देखते हैं नीचे। नहीं, कैपिटल इस बार अवेलेबल नहीं, बस फिक्स्ड एसेट वगैरह, और यहाँ ट्रांजैक्शंस दे के फिर ये खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल नहीं है, तो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया। लाइबिलिटी और एसेट्स। तो डेटर है 1,02,500, लिख लिया। ठीक है, और क्रेडिटर तो नए वाले बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो लिख लिया। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग 50,000, 62,500। क्लोजिंग स्टॉक 62,500, और ओपनिंग है 50,000। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000, और बाई क्लोजिंग स्टॉक 62,500। अच्छा, ओपनिंग इसमें जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में
और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाए। ये तीनों चीज सब जगह पुट हो गया। फिर बैंक बैलेंस, ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 50,000, तो क्लोजिंग यहाँ एक बार लिख लेते हैं और एक बैंक अकाउंट बना लेंगे। $50,000। फिक्स्ड एसेट 7,500 और 9,000, तो फिक्स्ड एसेट जो है बैंक बैलेंस एक बार यहाँ लिखा और एक बार यहाँ लिख दिया, दो जगह पे हो गया। अच्छा, फिक्स्ड एसेट यहाँ पर एक बार आएगा। फिक्स्ड एसेट जो है ये है मेरा 7,500 ओपनिंग वाला, तो ओपनिंग यहाँ पर एक बार आएगा और एक फिक्स्ड एसेट का वर्किंग नोट बना लेते हैं। टू बैलेंस BD 7,500 और बाई बैलेंस CD क्लोजिंग वाला है 9,000। 9,000 क्लोजिंग वाला यहाँ पर लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट 9,000, ओपनिंग वाला ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख दिया मैंने। अब ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब बैंक का डिटेल्स है, मतलब सारा एंट्री टू बैंक बाई बैंक होगा। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो बैंक टू डेटर, बाई बैंक, और बैंक में टू डेटर। अमाउंट है 3,40,000। एडिशनल कैपिटल 5,000, तो बैंक टू कैपिटल, टू कैपिटल 5,000। और कैपिटल में ये कैपिटल इंट्रोडक्शन बोल के दिखाना पड़ेगा, कैपिटल जो भी होगा प्लस एडिशनल कैपिटल 5,000। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 2,500, 1750 में एसेट बेच दिया है, तो बाई बैंक 1750। ये तो जगह बहुत कम हो गया, फिक्स्ड एसेट का पीछे अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नोट नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स। टू बैलेंस BD 7,500 था, बाई बैलेंस CD 9,000 था। फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो बाई बैंक कितने में बेचा, 1750 में, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना था जब बेचा, 2,500। तो 2,500 का चीज अगर 1750 में बिका है तो लॉस है। कितना लॉस है, 750 का लॉस है। लॉस कहाँ जाता है, PL में जाएगा, तो बाई PL, लॉस ऑन सेल 750, तो PL में ये लिख देते हैं। 1420 টাকা। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 750, 750 है। अच्छा, फिर पेड टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा 2,80,000, क्रेडिटर टू बैंक 2,80,000, और बैंक में लिखेंगे बाई क्रेडिटर, दो जगह पे पोस्ट हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सपेंस पेड, तो एक्सपेंसेस टू बैंक, एक्सपेंसेस टू बैंक 49,250,
और ये एक बार कहाँ और जाके पुट होगा, एक्सपेंस अकाउंट होने से वहां जाता, पीएल बोल के क्लोज होता, तो बेसिकली पीएल में आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे टू एक्सपेंसेस 79,250, कितना था, 49,250। फिर है पर्सनल ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक में आ जाएगा बाई ड्राइंग्स, 25,000। और कैपिटल से लेस हो जाएगा ड्राइंग्स 25,000। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000, तो फिक्स्ड एसेट परचेज, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये भी सब बैंक ट्रांजैक्शन से ही हो रखा है, ये पूरा पूरा बैंक ट्रांजैक्शन। 5,000, तो बैंक में लिखना पड़ेगा बाई फिक्स्ड एसेट। नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000। अच्छा, जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट बता दिया है, तो जो गुड्स बिका उसे बाई सेल्स बोल के दिखाना चाहिए, लेकिन मुझे कॉस्ट वैल्यू बता रखा है, तो हम सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट है 2,60,000, तो इस पे मुझे प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने से ही सेल पता चलेगा। प्रॉफिट कैसे जोड़ेंगे, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्लस 25% का प्रॉफिट होता है, तो 2,60,000 पे 25% का प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया, मतलब जो भी गुड्स बेचा 2,60,000 का, उसमें 25% प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कितने रुपए में बेच दिया फिर, तो प्रॉफिट 65 कमाया और 2,60,000 उसका कॉस्ट था, तो हम लोगों ने बेचा है उसे 3,25,000 में। तो प्रॉफिट कितना कमाया वो भी हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो आ जाएगा 2,60,000 पे 25%, कितना आया था, 65,000 मैम। 65,000। अच्छा, अब एक एक करके वर्किंग नोट क्लोज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेटर दिख रहा है, तो डेटर का देखते हैं, डेटर का हमें क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, वैसे भी इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग ही मिसिंग था। तो डेटर में देखो एक चीज बोला है कि हम लोग का किसी तरीके का कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस नहीं हुआ है, तो मेरा जो भी सेल हुआ है वो डेटर टू सेल्स मतलब क्रेडिट सेल हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास ना डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ये देखो यहाँ मिसिंग फिगर दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब मेरा ये वाला बैलेंस भी निकलेगा, बाई बैलेंस सीडी ये निकलेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर मेरा सेल्स भी क्वेश्चन मार्क है, बट मुझे सेल्स पता चल गया कितना, क्योंकि ये जो सेल्स है 3,25,000 यही मेरा यहाँ पर पुट होगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्रेडिट सेल है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि इनका कोई कैश ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो फिर कैश सेल भी नहीं है, तो ये 3,25,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया मैंने 3,25,000, कैसे करके आया, दोबारा यहाँ लिख सकते हो 2,60,000 प्लस 2,60,000 का 25% करके, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगा 3,25,000 प्लस 1,02,500, 1,02,500 प्लस 3,25,000, 4,27,500 माइनस 3,40,000, 87,500, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये दोबारा से कैलकुलेट किया, और ये जो बैलेंस है 87,500 ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा 87,500। अच्छा, फिर वर्किंग नोट टू कौन सा है, क्रेडिटर का है, तो क्रेडिटर को क्लोज करते हैं। पर 2,80,000 और 46, तो ये हो जाएगा मेरा 3,06, और ये 8 और 4
3,26,000। अच्छा, क्रेडिटर का मुझे मिसिंग बैलेंस निकालने के लिए बोला है, क्लोजिंग वाला, ये ओपनिंग वाला, ये देखो ओपनिंग खाली है, ये निकालने के लिए बोला है। मतलब मेरा बाई बैलेंस बीडी आएगा ही आएगा, मुझे निकालना पड़ेगा कितना आएगा। लेकिन एक चीज अगर देखें कि क्रेडिटर का मेरा बाई परचेज वाला एंट्री तो मिसिंग है, जिसके बिना क्रेडिटर अकाउंट ही नहीं हो सकता है। अगर हम क्रेडिट परचेज ही नहीं करेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट किस बात का? तो परचेज कहाँ से मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाएगा। इसको क्लोज करोगे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज मिल जाएगा, और इनका कोई कैश परचेज है नहीं, तो यहाँ पर जो भी परचेज बोल के आएगा वो मेरा क्रेडिट परचेज ही होगा, क्योंकि इनका कोई कैश ट्रांजैक्शन है नहीं। तो ये क्लोज करने से तब पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे करके निकल रहा है वैसे ही हमें निकालना पड़ेगा। तो पजल जैसा होता है ये, ठीक है, तो वैसे ही करना है। तो 500 और ये हो गया 7,628, 3,87,500। 3,87,500 और माइनस हो जाएगा मेरा 1,15,000 1,15,000। না, 2,72,000 কিছু একটা আসার কথা। হ্যাঁ, ওটা তো 1,15,000 बैलेंस्ड। हाँ, 2,72,500 आएगा परचेज, ठीक है, यही मेरा क्रेडिट परचेज है। और ये क्रेडिट परचेज हम लोग क्रेडिटर वाले अकाउंट में लिखेंगे। ये वाला 2,72,500, ये लिखने पे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा क्रेडिटर का बैलेंस कितना है। 53,500 क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। ये कहाँ लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लाइबिलिटी साइड में। ये आया है मेरा 53,500, ये डब हो गया। तो ये भी क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा मिसिंग फिगर है। तो ये जब तक इधर पुट नहीं होगा तो हम इसको नहीं बना सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको क्लोज करना। 2,80,000 प्लस 49,250 प्लस 25 और 5 मतलब 30,000, 30 और 50 80,000, 4,09,250। बैंक वाला एक बार चेक करते हैं। 4,09,000, हाँ ठीक हुआ है। 4,09,250 माइनस 3,45,000, 64,250, ये 250। बैंक का ओपनिंग। तो 64 आ गया, यहाँ बोल रहे 62 आएगा, मैंने क्या नहीं लिखा। ओ, फिक्स्ड एसेट जो बेचा उसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया। ये देखो, फिक्स्ड एसेट बाई बैंक था तो ये टू फिक्स्ड एसेट होता ना, टू फिक्स्ड एसेट होता 1750, वो लिखा नहीं, इस वजह से अलग आ गया आंसर। तो यहाँ और 1750 लेस होगा, बैलेंस 62,500 हो जाएगा। सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड अच्छा, ये यहाँ पर आएगा 62,500। अब हम लोग क्लोज करेंगे तो कैपिटल मिल जाएगा, तो क्लोज करते हैं। ये कितना हो रहा है? ये हो गया 50 और 62, मतलब 1,12,500, 1,12,500 और 1,02,500 प्लस 7,500, 2,22,500 माइनस 53,500, 1,69,000 कैपिटल। ये कैपिटल नए वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा, 1,69,000। अच्छा, अब ये वाला क्लोज करेंगे।
यहाँ पर एक्सपेंस, अच्छा एक क्लोज करना बाकी है, ये फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट को क्लोज करते हैं। तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट है 15,500 का, और उसमें से बिक गया है ये इतना। तो 15,500, 1750 माइनस 750 माइनस 9,000। तो फिर भी बैलेंस आ रहा है 4,000। ये क्या है? डिप्रिशिएशन होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है तो डिप्रिशिएशन होगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर डिप्रिशिएशन जरूर लगेगा। तो 4,000 डिप्रिशिएशन। अच्छा ये 4,000, 12,500, और 7 और 5 12 होता है, मैंने 15 लिख दिया। 12,500, 12,500 माइनस 1750 माइनस 750 माइनस 9,000, 1,000 है। 1,000। 65,000 माइनस 250 माइनस 750, मतलब 14,000। सही बात, 14,000। अब ये 14,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25,000 और 5,000, ये दोनों को बैलेंस करने से आएगा -20। -20 और 14,000, मतलब 6,000, -6,000। तो ये 1,09,000 आ जाएगा। 1,00,000, नहीं एक बार चेक करते, 6,000 में से 1,63 आएगा, 1,63 आएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, 25 और 5 ये दोनों को करने से नेगेटिव में 20,000 आ जाएगा, और ये 20,000 और 14,000 को करने से नेगेटिव में 6,000 आ जाएगा, 6,000। माइनस करने से तो 1,09,000 ही आ गया। और 6,000 तो 1,69,000 है, तो 6,000 माइनस करने से 1,63, ठीक है। 1,63 प्लस 46,000, तो 1,60 और 40 अगर करते हैं तो 2 लाख हो जाता है, 2,09,000 आ रहा है फिर, 2,09,000। यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए, तो 2,09,000। देख लेते हैं, 87,500 प्लस 62,500 प्लस 50,000, 2,09,000, 2,09,000। ठीक, ये 2,09,000 मैच हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का जो दो चार एमसीक्यू बाकी है वो बता देते हैं। छोटा छोटा कुछ ट्रू फॉल्स है और एमसीक्यू है। अच्छा, सबसे पहले बोला है कि ए ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप फ्रॉम बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री। बोल रहा है अगर कोई सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है तो वो ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकता है। ट्रू, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल अगर सिंगल एंट्री मेंटेन करता है तो जर्नल क्या करेगा? डेबिट क्रेडिट नहीं किया होगा। जर्नल नहीं बना तो आगे का प्रोसेस तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। नॉमिनल अकाउंट आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री जो फॉलो करते हैं वो कुछ ना कुछ नॉमिनल अकाउंट फिर भी रख लेते हैं, ऐसा बोल रहा है। ट्रू। तो नहीं, ये फॉल्स होगा। देखो, नॉमिनल अकाउंट का मतलब खर्चे का डेटा, इनके पास खर्चे का डेटा नहीं होता, ये अपना एसेट लाइबिलिटीज बता देते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में ना एसेट लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा। पर्सनल खर्चा बता देते, क्रेडिटेड डेटर मतलब वही एसेट लाइबिलिटी हो गया। और
जो है कैश बुक या पासबुक ये बता सकते हैं कि बैंक में मेरा ये पासबुक है, इसमें ये इंफॉर्मेशन है, इस तरीके से। नॉमिनल अकाउंट कुछ भी ये लोग नहीं बता सकते, ठीक है। ये लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट बताते हैं, पर्सनल और रियल, ठीक है, पर्सनल और रियल। जैसे कि देखो, ये लोग पर्सनल और रियल अकाउंट का डेटा बता सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब कितना ड्रॉइंग्स किया, ठीक है, कितना डिपॉजिट किया, ये सब बता देते हैं। और रियल अकाउंट में जैसे डेटर, क्रेडिटर, ये सब बता सकते हैं, ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म, ये भी ट्रू है ट्रू। कि सिंगल एंट्री जो है वो छोटे छोटे फर्म ही फॉलो करते हैं। बड़े फर्म का तो ऐसा कोई स्कोप होगा ही नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो वो उनका काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट, ये क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा, करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है ना सारा चीज। प्रॉफिट्स कंप्यूटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट कंपेरेबल, बोल रहा है कि अलग अलग एंटिटी जो सिंगल एंट्री फॉलो करता है, उनका प्रॉफिट्स का डेटा जो निकल के आएगा वो कंपेरेबल नहीं है। ये ये क्या होगा, बोलो, ट्रू की फॉल्स? ट्रू होगा, क्योंकि देखो ट्रू कोई হবে। प्रिंसिपल तो फॉलो नहीं करता है ना कोई भी। देखो जब हम सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हैं तो हम अकाउंट्स का कोई भी प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो निकल रहा है वो कंपेरेबल कैसे होगा? अगर कोई सही तरीके से नहीं करे, जैसे हम अगर कोई मैथ्स कर रहे हैं जिसमें मान लो हम कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, लाइक स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो मेरा फिर वो ये डेटा, जैसे मान लो दो फ्रेंड बैठ के स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, मीन निकाल रहा है, मान लो एरिथमेटिक मीन, एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ कर रहा है जैसे करना चाहिए, और दूसरा जो है कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जो दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, अगर दोनों बोलेगा कि चलो देखते हैं दोनों का आंसर सेम हुआ कि नहीं, कंपेरेबल कैसे होगा? एक तो रूल्स के साथ कर रहा है, दूसरा कुछ फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो कंपेरेबल तो हो नहीं सकता है ना, वैसे ही चीज हो गया। क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता नहीं है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल्स रेगुलेशंस होता नहीं है, तो जो भी ट्रांजैक्शन निकल के आता है एस्टिमेटेड, तो एस्टिमेटेड चीज जब सही है ही नहीं तो उसका कंपैरिजन किसी और से क्या करे, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर एमसीक्यू में देखो, सबसे पहले बोला है कि इन केस ऑफ नेट वर्थ मेथड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय। नेट वर्थ मेथड, मेथड का मतलब मैंने स्टार्टिंग डे में मेथड लिखवाया था ना, एक था हम लोग का एसेट लाइबिलिटीज मेथड, एक था हमारा फाइनल अकाउंट्स मेथड। ये देखो हम दिखा देते हैं, लिखा हुआ है हम लोग का, ठीक है। ये रहा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड फाइनल। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला ही बैलेंस शीट फॉलो करके होता है, बैलेंस शीट से ही नेट वर्थ निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि नेट वर्थ मेथड से जब हम लोग प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं? प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगिनिंग विद द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कंपेयरिंग द नेट एसेट इन द बिगिनिंग विद नेट एसेट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो हम लोग ये वाला जब मेथड फॉलो करते थे, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हम लोग पहले एक बैलेंस शीट बनाते थे, फिर उसके बाद कैपिटल बना के कंपेयर करते थे, तब जाके मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था वो निकल के Comparing आता the था। capital in the beginning with capital মানে অপশন বি যেটা রয়েছে না ম্যাম ওটা। हाँ, ये वाला होगा। फिर बोला है सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी फॉलोड बाय स्मॉल फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नो सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम लोग का आंसर होना चाहिए स्मॉल फर्म, সিঙ্গেল जो कि এন্ড छोटे স্মল छोटे, ফার্ম। हाँ, जो भी छोटे छोटे बिजनेस है वो ये फॉलो करते हैं। कंपनी हाँ। कभी नहीं करेगा, कंपनी को ट्रू कभी फॉल्स अलाउड में नहीं भी है। हमने किया है अभी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्रू फॉल्स में ये पॉइंट देखा। क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो बोल रहा है कि ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे माइनस ड्राइंग्स करेंगे तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो देखो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, अभी हम लोगों ने जो फाइनल ওপেনিং अकाउंट जो ক্যাপিটাল भी, প্লাস অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল প্লাস ড্রয়িংস সরি মাইনাস ড্রয়িংস হবে এটা ম্যাম। हाँ वो तो, প্লাস ये तो প্রফিট। सही है, लेकिन और एक चीज भी तो आ सकता है, प्रॉफिट या प्लस लॉस, तो इस प्रॉफिट। वो देखना प्लस पड़ेगा प्रॉफिट। कि कौन सा होगा फिर। ऑप्शन बी। हाँ, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी दिया, ये भी सही है, बट इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो अगर प्रॉफिट वाला ऑप्शन है तो मुझे वही लिखना चाहिए। ये वाला गलत इसलिए है कि ड्राइंग्स ऐड है, प्रॉफिट लेस है। फिर हाँ। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट एंड इन सम केसेस, अच्छा ऑप्शंस देखते हैं, बोल रहा है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हाँ, जो अभी हम बोल रहे थे पर्सनल और रियल अकाउंट रखा जाता है। बोल रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में नॉर्मली पर्सनल अकाउंट का डिटेल्स रखा जाता है, और कुछ केसेस में कैश बुक मेंटेन किया जाता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन होता है, लाइबिलिटीज अकाउंट मेंटेन होता है। कौन सा आंसर होगा? ক্যাশ বুক মেনটেন তো कैश হয় बुक ম্যাম। मेंटेन होता है, ठीक है। कैश बुक में कभी कभी ये लोग बैंक वाले का डिटेल्स दे देते हैं, ये देखो मेरा बैंक अकाउंट, इसमें ये दिख रहा है ट्रांजैक्शन।
अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर बी 4 लाख, ऑन 1/4 द कैपिटल वाज 3,50,000, मतलब ओपनिंग कैपिटल बता दिया है 3,50,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल बता दिया है 4 लाख, तो कैपिटल बढ़ा है। अब कैसे बढ़ सकता है? प्रॉफिट से बढ़ सकता है या कोई एडिशनल पैसा डाला तो बढ़ सकता है। हिज नेट प्रॉफिट 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट 1 लाख, तो 3,50,000 में 1 लाख ऐड होने से 4.5 लाख होना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल, बट दिख रहा है 4 लाख। अच्छा, फिर बोल रहा है इंट्रोड्यूस किया है 30,000 एडिशनल कैपिटल। अच्छा, तो बोला है फिर ड्रॉइंग्स कितना है, तो देखो अगर 3,50,000 ओपनिंग कैपिटल था, प्रॉफिट कमाया 1 लाख, तो वो भी जुड़ जाना चाहिए, और ड्रॉइंग्स किया 30,000, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? 4.5 लाख से 30,000 माइनस कर देने से पता चलेगा 4,20,000 होना चाहिए। बट मेरा क्लोजिंग कैपिटल दिख रहा है 4 लाख, कम दिख रहा है, तो बोल रहा है कि वो पैसा ड्रॉइंग्स हुआ है। तो कितना ड्रॉइंग्स हुआ है इसका मतलब? ऑप्शन में तो मैच नहीं हुआ, मैंने कोई कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या? 3.5 लाख और 1 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख, और ये 30,000। ও ম্যাম 80,000 হবে, কেননা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ধরুন 4 লাখ হচ্ছে যেটা ক্লোজিং, 3.5 লাখ প্লাস 1 লাখ, সাড়ে হ্যাঁ, চার লাখ 4.5 লাখ। প্লাস প্লাস 30,000 ও, মানে 4 লাখ এটা 80। মাইনাস করে দিয়েছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ 4 লাখ প্লাস, 80। হ্যাঁ প্লাস 3 লাখ, সরি 30,000, সে তাহলে 4 লাখ 80 মাইনাস হচ্ছে আপনার 4 লাখ, তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ, শুধু 80। 80,000। हाँ, मैंने ये माइनस कर दिया था गलती से, ठीक है, तभी मेरा 4,80,000 के जगह 4 लाख कुछ कम आ रहा था, ठीक है, जो भी हो, क्योंकि ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है ना, तो फिर ऐड होना चाहिए था, मैंने इसको गलती से माइनस लिख दिया था, तो ये हो गया बी, ठीक है। मैंने उसको ड्राइंग्स काउंट कर लिया, बट निकालने मुझे ड्राइंग्स बोला है। फिर और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये इन्फॉर्मेशन से हमें निकालना है कि ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना है, यही लास्ट है। अच्छा, देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि ओपनिंग कैपिटल 60,000, ड्रॉइंग्स 5,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000, तो 60,000 से 10,000 ऐड हो जाएगा 70 में 5 लेस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स है, तो 65,000 जो है मेरा कैपिटल होना चाहिए, बट कैपिटल दिख रहा है 90,000, तो ज्यादा 90। क्यों दिख रहा है? तो प्रॉफिट ऐड हुआ है। कितना प्रॉफिट ऐड हुआ है, इससे ये माइनस करने से पता चल जाएगा 25। हाँ 25 तो फिर हजार। ऑप्शन बी आ रहा है, हाँ ठीक हुआ इस बार कैलकुलेशन में। 25 हो रहा है, तो मेरा ये क्लोजिंग कैपिटल 65 होना चाहिए, जबकि बोल रहा है कि 90 हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया जो कि है 25। ठीक है, तो सिक्स का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, बाकी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है, तो सिंगल एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम। बाय।